हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन एटीएस क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी एसएससी जेईई की ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनकी अगर हमें नॉलेज रहेगी तो पेपर 1 को क्रैक करने में हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनकी अगर आप तैयारी करते हो तो उन सब्जेक्ट से इतने ज़्यादा नंबर आते हैं कि आपको बहुत ही कम एफर्ट लगा के आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो एनालिसिस दिया हुआ रहता है कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आया जाता है। ये प्रीवियस उनका एक कांस्टेंट एनालिसिस रहता है कि चलिए ठीक है, एफएम है, टॉम है, 30 से इतने क्वेश्चंस आते हैं। बट मैंने फिर जब खुद से जब देखा सारे मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जब उसकी एनालिसिस मैंने किया कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, तो ये मतलब मेरे को शॉकिंग लगा कि यार ये तो जो ऑनलाइन में हमें दिखता है और जो एक्चुअल में हमको दिखा है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें जो मैं आपको एनालिसिस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वेटेज जो आपके नंबर्स आते हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, पेपर 1 में जो एसएससी जेईई का है, आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिनकी आप प्रिपरेशन करके दो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके आप 50+ नंबर ला सकते हो आउट ऑफ 100। तो समझेंगे हम लोग इस वीडियो में और क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी जेईई का सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वेटेज की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है आपका एसएससी जेईई पेपर 1 में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हमारे पास 3 मंथ प्रिपरेशन करने के लिए अभी है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा था उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिन लोगों के बीच में मान लो ये छूट गई होगी प्रिपरेशन, उन लोगों के लिए भी बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मतलब मौका है कि वो जो नोटिफिकेशन अभी आपका 2022 का निकलने वाला है और जिसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव नवंबर में होने वाला है, ठीक है, नवंबर 2022 में, तो आप कम टाइम में भी प्रिपेयर करके पेपर 1 को अच्छे से निकाल सकते हो। क्योंकि पेपर 1 एक ऐसा मतलब आपका वेटेज रहता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ 200 अगर आप 150 से लेकर 160 का स्कोर कर जाते हो, ठीक है, तो आप बहुत ही सेफ जोन में भी रहते हो, प्लस आपका जो मेरिट बनेगा फाइनल मेरिट में वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं समझना है कि 150 लाना, ऐसा नहीं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। आप 140 से 150 के बीच में भी आपका नंबर आ सकता है। लेकिन देखते हैं इसको डिस्कशन में कि भाई कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट की क्या क्या वेटेज है आपकी डिफरेंट ईयर में, ठीक है, और 3 मंथ्स का प्रिपरेशन का एक स्ट्रेटेजी का भी बात करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिया, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिमाग में बैठा लो आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017, 2018, 2019, 20 और 21। एम का मतलब होता है कि जो 2021 का जो पेपर था 22 मार्च में, उसमें एक दिन में 2 पेपर होते हैं, जिसको मॉर्निंग और इवनिंग का पेपर है। इसका भी मैंने खुद से एनालिसिस किया है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वेटेज, ये मैंने खुद से देखा कि अच्छा ठीक है, पेपर मान लीजिए 2021 है, तो मैंने देखा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करो तो 2017 में 0 था, 18 में बढ़ के 4 हो गया, फिर बढ़ के 5, 5, 3, 4, मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करो तो एक कॉन्स्टेंट ऑन एन एवरेज 4+ आते हैं। ठीक है, चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से देखो, पहले था 5, फिर आपका 4 हो गया 18 में, 19 में 2, 20 में आपका 5, 2021 के एक पेपर में 4, फिर हो गया आपका 0। चलिए इसको भी ऑन एन एवरेज 4+ आप मान के चल सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब देखिए आपको ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिन पेपर 1 में जिन सब्जेक्ट से कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि पेपर 2 में उनसे भी कम उस सब्जेक्ट से कम नंबर आएगा, नहीं। पेपर 2 का जो आपका वेटेज रहता है हर एक सब्जेक्ट का वो अलग है, ये हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जब 17-18 में देखा गया इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद ये ड्रास्टिकली देखो आप डिक्रीज़ कर गया 19-20 में, ठीक है। 2021 में भी मतलब 6 से 4 क्वेश्चन आए हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप बोल नहीं सकते हो कि इसका वेटेज कम आने वाला, मतलब क्वेश्चंस कम आएंगे नेक्स्ट ईयर में कि नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये एक अंदाज़ा चल जाएगा सारे डिस्कशन से कि कौन सा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट ट्रांसफ़र की बात करोगे 17 में 6 क्वेश्चन थे, उसके बाद सारे 0-0 क्वेश्चन हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिनसे मैं रेड यहाँ पे जो मार्क किया हूँ, आप यहाँ से एक चीज़ समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स जो होते हैं इसके 30 क्वेश्चन 17 में, 18 में 23 क्वेश्चन, 2019 में 31 क्वेश्चन, 2020 में 30 और 2021 में तो 31। मतलब भैया ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, दिमाग में बैठा लो। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है पेपर 1 के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या,
थर्मल इंजीनियरिंग। देखिए थर्मल इंजीनियरिंग जो होता है एक ब्रांच होता है जब हम लोग एमटेक करते हैं, उसके अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी जिसको हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको बेसिक नॉलेज जब तक नहीं रहेगा तब तक आप पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन पढ़ने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का ये सारे एप्लीकेशंस ही होते हैं। तो यहाँ से हमें देखने से ये समझ में आ रहा है, आप यहाँ देखो थर्मोडायनेमिक्स का अगर बात करें तो 17 में 18 क्वेश्चन थे, आपका 18 में 21 क्वेश्चन, 19 में 11, ठीक है, 20 में 13 और 21 में 5-10, मतलब ऑन एन एवरेज इसमें 10+ क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग का। पावर प्लांट का देखो 17 और 18 में तो इसके क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते थे, ठीक है, और जैसे ही आपका 2000 आपका 17-18 में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 2019 से लेकर 20 देखो आप कितना 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2021 में 24-24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने ये भी पूछा था, मतलब स्टेटस वगैरह डाला था कि किन 2 सब्जेक्ट से आपके 50+ नंबर आते हैं। देखो थर्मल इंजीनियरिंग में 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन आप सिर्फ पावर प्लांट और फ्लूइड मैकेनिक्स की तैयारी करके आप यहाँ पर देख सकते हो 55 क्वेश्चन आए हैं। किसमें, 2021 में 50, दोनों मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। इसमें देखो आप 2020 की बात करोगे तो इसमें कितना हो गया आपका, इसमें भी 55 क्वेश्चन, इसमें 56 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। आरएससी की बात करो तो 2017-18 में बहुत ही कम इसका वेटेज था, बट 19-20 में इसका भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। ऑन एन एवरेज देख रहे हो आप, ये भी 10+ क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आईसी इंजन की बात करूँ 3-6, फिर आपका 10, 7, 11, 10, ये भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखने जा रहे हो तो सिर्फ थर्मल इंजीनियरिंग से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थर्मल इंजीनियरिंग से अगर आप बात करोगे तो 10 इससे मान के चलो, ठीक है, 25, 10, 35, 35 10, 45, मतलब 50 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स से आपका आ जा रहा 30, मतलब अप्रोक्स 80 क्वेश्चन जो पेपर 1 में हैं भैया, वो सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को तैयारी करके लाया जा सकता है। तो 3 महीनों में आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऐसा बनाओ कि भैया पहले इन 2 सब्जेक्ट को तो निपटा दिया जाए, ठीक है, मतलब थर्मल इंजीनियरिंग को और फ्लूइड मैकेनिक्स को। बात करते हैं हम लोग मशीन डिज़ाइन का। मशीन डिज़ाइनिंग में देखो 2017 से 18 के बीच में डिक्रीज़ हुआ, 2019-20 में कांस्टेंट रहा, और 2021 में तो क्वेश्चन ही ना आया। मतलब ये सब ये नहीं कि आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो, ठीक है, तो उसी का एप्लीकेशन आपका मशीन डिज़ाइन आ जाता है। थ्योरी ऑफ मशीन से देखो पहले 4 क्वेश्चन 17 में, 18 में 15 क्वेश्चन आए, 19 में 3, 20 में 1 और 21 में 3-4। इसमें भी ऑन एन एवरेज कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया और मशीनिंग हो गया। तो इसमें ऑन एन एवरेज बहुत ही कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर 1 का अगर हम लोग देखें, अगर एनालिसिस करें तो पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको कौन सा दिख गया होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग में भी आप सबसे पहले थर्मो से स्टार्ट करो, फिर पावर प्लांट खत्म करो, फिर आरएससी खत्म करो, फिर आईसी इंजन खत्म करो। ये 2 टॉपिक जैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टार्ट कर सकते हो, फिर इंजीनियरिंग मटेरियल और प्रोडक्शन को भी स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं सिलेबस। तो देखो मैंने क्या किया था ना, अभी थर्मल इंजीनियरिंग में 4 पार्ट डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो आप देखो ये जो 4 पार्ट मैंने अभी बताया था ना थर्मल इंजीनियरिंग में, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस आ गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो ये देखना, ये आपका पावर प्लांट के अंदर जो है 2 टॉपिक आते हैं, एक आपका बॉयलर का टॉपिक आता है, ठीक है, और ये सारा जो आपका पोर्शन होता है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जिसको हम पावर प्लांट बोल देते हैं, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स थर्मो हो गया, ठीक है। ये आपका आईसी इंजन हो गया, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर आईसी इंजन्स, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आईसी इंजन। क्लियर है। तो ये टॉपिक आपका हो गया आईसी इंजन के अंदर। और रैंकाइन साइकिल, और अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ देखे थे आपका ये वाला प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और रैंकाइन साइकिल जो होता है, और जो बॉयलर्स का जो क्लासिफिकेशन या टॉपिक जो रहता है, ये सारा टॉपिक आपका पावर प्लांट के अंदर में आता है। तो पावर प्लांट देख लिया हम लोगों ने, आईसी इंजन देख लिया, थर्मोडायनेमिक्स देख लिया, ठीक है, और आपका ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्या दिख रहा है, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये वाला टॉपिक,
ये आपका आरएसी के अंडर में आता है। तो पावर प्लांट, आईसी इंजन, थर्मो प्लस आरएसी, ये 4 टॉपिक को मिलाकर मैंने क्या बोला था, थर्मल इंजीनियरिंग, जिसमें आपने देखा कि पावर प्लांट में ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन आते हैं, आईसी इंजन में 10, थर्मोडायनेमिक्स में भी 10 था और आरएसी में भी 10 था। तो सबसे पहले तो इस पर स्ट्राइक कर जाना है भैया प्रीलिम्स में तैयारी करने के लिए, खास करके टेक्निकल सेक्शन का। बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, और फिर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का भी बात किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन का आपका ये सिलेबस रहा। तो सिलेबस जो है इसका भी पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक के नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को एक साथ तैयारी कर सकते हो। बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा 30+ एवरेज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली 2019, 2020 और 2021 में 30+ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक उसके अंदर में आ जाता है। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोलिक टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। उसका परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को मैंने क्लासिफिकेशन किया था, कास्टिंग था, ठीक है। उसके बाद आपका वेल्डिंग था, फॉर्मिंग था, मशीनिंग था और मेट्रोलॉजी था। तो ये सारे टॉपिक और इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये सारा टॉपिक आपके यहाँ से पूछा जाता है, इन सारे टॉपिक से। तो ये सिलेबस हो गया आपका। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने अभी देखा थर्मल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन और आरएसी है। फ्लूइड मैकेनिक्स सेकंड हो गया एंड फ्लूइड मशीन जो होते हैं। थर्ड वन क्या आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और फोर्थ का बात करें प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग मटेरियल। लास्ट फिफ्थ नंबर का क्या हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन। उसके बाद ये हो गया आपका हीट ट्रांसफर। देखिए हीट ट्रांसफर भी आपका देखना, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ते हो ना, तो उसका एक एप्लीकेशन ही बोल सकते हो। तो जब आप थर्मो वगैरह निपटाते हो तो आप हीट ट्रांसफर के भी बेसिक कंसेप्ट जो होता है थर्मल इंजीनियरिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग भले अभी रिसेंट ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट मे भी चांसेस है कि 2020 में से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद चलिए, अब मुझे ये समझ में आ गया, क्या समझ में आया यहाँ पे, सिलेबस समझ में आ गया, सिलेबस क्या होता है और किस सब्जेक्ट से कितनी आपके वेटेज है, ये क्लियर हो गया हमें। उससे हमें इम्पोर्टेंट ऑफ सब्जेक्ट पता चल गया कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए 3 मंथ्स का। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो सबसे पहले हमें उसका थ्योरी कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी जैसे ही मैं पढ़ लूँगा, फिर क्या करूँगा, उसके क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाऊंगा। जिन लोगों ने गेट के अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल्स लगाया होगा, या सेमेस्टर के जो आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं वो लगाया होगा मेंस के पर्पस से, तो वो तो बहुत ही बेटर है। लेकिन अभी 3 मंथ है ना, तो 3 मंथ में जो टाइम है उसी के बेसिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो थ्योरी जैसे कंप्लीट करोगे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से हो सकते हैं वो भी देखेंगे अभी। और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज दोगे। पढ़ लिया मैंने, क्वेश्चंस भी लगा लिया, टेस्ट सीरीज दिया, टेस्ट सीरीज में अच्छा रैंक आ रहा है, मतलब प्रिपरेशन आपका मस्त चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रैंक खराब आएगा भैया तो प्रिपरेशन में देखना है कि भैया कहाँ पे मेरी कमजोरी रह जा रही है, ठीक है। थ्योरी कंसेप्ट की बात करें तो थ्योरी कंसेप्ट आप या तो कोचिंग क्लासेस कहीं अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो उसका नोट से पढ़ सकते हो, या तो अपने सेल्फ स्टडी से अपने जो नोट्स बनाया होगा वो भी हो सकता है, या तो अपने सेमेस्टर में जो पढ़ाई किया उसका नोट्स हो सकता है। कौन सा, थ्योरी कंसेप्ट के लिए, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ क्या, इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों की बात हो जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, आईएएस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिन लोगों ने बहुत पहले से अगर इसका क्वेश्चंस लगाया होगा वो तो ठीक है, बट अभी इसका क्वेश्चंस ना लगाएं क्योंकि इतना भी ज़्यादा मतलब लेवल नहीं रहता एसएससी जेईई का प्रीलिम्स के लिए। आरएस खुरमी आपने लगा लिया होगा तो बहुत बेटर है मेरे हिसाब से। अभी आप यूथ पब्लिकेशंस लगाना, इससे क्या होता है जितने भी सारे स्टेट के एई जेईई, ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन जो आपके आए होंगे ना, ये सारा क्वेश्चन आपका यूथ पब्लिकेशन में आपको मर्ज कर दिया गया है। तो इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है इस क्वेश्चन का, ये भी आपको वीडियो के लिंक के नीचे में मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलूँगा सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अभी यूथ पब्लिकेशंस लगा लो, टेक्निकल में के लिए मोर देन सफिशिएंट आपका, ठीक है। फिर आप क्या लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको टेक्स्ट बुक जो आपका टेस्ट सीरीज़ है आपको वहाँ भी मिल सकता है, या बायजूस जो होता है उसका पहले जो ग्रेड अप था फॉर्मरली आपको वहाँ भी मिल सकता है, या तो अगर आपने किसी कोचिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा तो ये वहाँ से भी आप इसको लगा सकते हो। रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चंस होता है जनरल स्टडीज़ की, अगर 3 मंथ्स की बात करूँ मैं तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी निपटाया जा सकता है। आपने पहले कहीं ना कहीं इसका थ्योरी पढ़ा ही होगा। रीजनिंग का देखो एक ही फंडा है कि इसको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्टनेस। क्योंकि भैया 200 आपके क्वेश्चंस करने हैं 2 आवर में,
ठीक है। मतलब 120 मिनट में अगर मुझे 200 क्वेश्चंस करने हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम हमको यहाँ पे लग रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। और अब 50 क्वेश्चंस में आपको 40 से 45 स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसको आप क्या करो, जो आपके टेक्स्ट बुक का जो आपका टेस्ट सीरीज़ वगैरह जिसमें 50 क्वेश्चंस का आपका देखना, रीजनिंग का जो पोर्शन होता है, एक बार में उसको लगाते चले जाओ कंटिन्यू। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो ये सेक्शन आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। जनरल स्टडीज़ का अगर आपके पास नोट्स है तो फार बेटर है, बहुत बढ़िया है। अगर आप उसको रिवीजन करें, नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, चाहे आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, तो रेलवे और एसएससी एग्जाम के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके फैक्ट बेसिस पर रहते हैं डायरेक्टली। फिर बात करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज़ कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, बायजूस का ले सकते हो, या तो कोचिंग क्लासेस जो आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा उस कोचिंग क्लासेस का भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 3 मंथ्स में बस आपको इतना करना है कि डेली का टाइम आपको डिवाइड कर देना है कि मुझे टेक्निकल कब पढ़ना है, नॉन टेक कब पढ़ना है। दोनों की थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन वगैरह से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद टेस्ट सीरीज लगा दो। बस ये 3 फंडा करो, आपका पेपर 1 को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, इस वीडियो में हम लोगों ने यही समझा कि सिलेबस क्या होता है, ठीक है। सिलेबस का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे लिंक में। वेटेज समझा, ये वेटेज सारा मैंने खुद से एनालिसिस किया हुआ है, तो वहाँ से समझ में आया कि फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन में पावर प्लांट, आईसी इंजन आपका, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और आरएससी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर 3 मंथ्स का एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी समझा, उसमें समझा कि भाई थ्योरी कहाँ से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाना है, और टेस्ट सीरीज कहाँ से देना है, ठीक है। और अगर कोई भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको दोस्त के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कर लेना, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।